डियर स्टूडेंट, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। आज हम बात कर रहे हैं संगठन के कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, संगठन के प्रकार को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संगठन किसे कहते हैं या संगठन क्या है। संगठन का अर्थ है आयोजित करना, व्यवस्थित करना, तैयार करना या किसी चीज़ को चालू करना। कुछ चीज़ें, व्यक्ति या अंगों का प्रभावी ढंग से संयोजन करना ही संगठन कहलाता है। चेस्टर इरविंग बर्नार्ड के अनुसार व्यक्तियों की पहचान करने के लिए हम ये देखते हैं कि वे किस प्रधान संगठन के सदस्य होते हैं। हमारे लोक प्रशासन में बहुत सारे व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते हैं। व्यक्तियों के इन सामूहिक प्रयासों को हम संगठन के नाम से जानते हैं। संगठन एकीकरण का नाम है। संगठन किसी संस्था को कहते हैं। संगठन किसी प्रशासनिक संरचना के प्रारूप के तैयार करने को कहते हैं। संगठन किसी प्रक्रिया के संचालन को कहते हैं। संगठन किसी संरचना का पर्यायवाची होता है। संगठन में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक, कोई ना कोई कार्य, दूसरा उस कार्य को करने के लिए व्यक्ति। समूह या भीड़ को हम संगठन नहीं कह सकते। अगर कोई निश्चित उद्देश्य होंगे तभी संगठन बनेगा। संगठन की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ इस प्रकार हैं। चेस्टर इरविंग बर्नार्ड के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सचेत समन्वित गतिविधियों की व्यवस्था संगठन होती है। मूने और रेली के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव सहयोग का नाम ही संगठन है। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा होता है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित और निर्धारित किया जाता है, उनमें समन्वय बनाया जाता है। संगठन में अब ये तो बात हो गई संगठन क्या है। अब संगठन चार चीज़ें होती हैं जिससे संगठन बनता है। पहली है उद्देश्य, पर्पस, दूसरा प्रक्रिया, प्रोसेस, तीसरा व्यक्ति या पर्सन, चौथा स्थान या प्लेस। लूथर गुलिक ने इसे 4P के नाम से जाना है। किसी भी संगठन का महत्व हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इससे संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग किया जाता है, प्रबंधन की कार्यकुशलता बढ़ती चली जाती है, कार्यों का बंटवारा होता है, अधिकारों का भी बंटवारा होता है, व्यवस्थित तरीके से कार्य किए जाते हैं, व्यक्ति और में संतुष्टि की भावना बढ़ती है, क्रिया और उसकी इकाइयों के बीच समन्वय बना रहता है। ये तो बात हो गई बच्चों संगठन होता क्या है। यानी संगठन किसी भीड़ को नहीं कह सकते, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनता है। इसमें एक प्रोसेस होता है, व्यक्ति होते हैं, स्थान होते हैं, यानी हर काम सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। ये नहीं, और उन कार्यों की जानकारी संगठन के हर व्यक्ति को आपस में होती है। अब हमारा टॉपिक है संगठन के कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, संगठन के दो प्रकार होते हैं। पहला है औपचारिक संगठन, दूसरा है अनौपचारिक संगठन। अब हम बात करते हैं औपचारिक संगठन यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऐसे संगठन जो व्यवस्थित रूप से नियोजित किए जाते हैं, जिनका निर्माण किसी सत्ता के द्वारा किया जाता है, वो औपचारिक संगठन कहलाते हैं। लोक प्रशासन में सचिवालय, जिला कार्यालय, अस्पताल, कॉलेज, ये सारे औपचारिक संगठन हैं। हर्बर्ट साइमन के अनुसार औपचारिक संगठन वो होते हैं जिसमें औपचारिक संगठन में अमूर्त और बहुत कुछ अस्थायी नियमों का समावेश होता है जो प्रत्येक सदस्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी अब क्लियर, औपचारिक संगठन वो होते हैं जिसका निर्माण किसी कानूनी सत्ता के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं औपचारिक संगठनों की कुछ विशेषताएं होती हैं बच्चों। औपचारिक संगठन में कानूनी स्तर होता है, यानी इन्हें कानूनी मान्यता मिली होती है। सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन इन संगठनों का निर्माण होता है। इनमें कार्यों का विभाजन होता है।
फिर हर संगठन किसी न किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनते हैं। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य होते हैं और हर कर्मचारी को उसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाता है। इसमें ढांचे की प्रधानता होती है। हर व्यक्ति की यानी एक निश्चित भूमिका होती है। सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और सदस्यों के मध्य अच्छे संबंध बने रहते हैं। नियम और व्यवस्थाएं होती है। संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी इच्छा से काम नहीं बल्कि नियम और परंपराओं के अनुसार काम करना होता है। चेतनापूर्ण निर्माण किया जाता है। औपचारिक संगठनों का निर्माण सोच समझकर किया जाता है। इस संगठन में भावनाओं का ध्यान नहीं दिया जाता है। व्यक्ति कार्य की प्रधानता होती है। चेस्टर बर्नार्ड ने किसी भी संगठन के लिए 3 बातें जरूरी बताई है। किसी सामान्य उद्देश्य के लिए व्यक्ति काम करे, दूसरे उसमें सहयोग करने की इच्छा हो और तीसरा उनके बीच संचार हो। औपचारिक संगठन हमेशा ज़्यादातर सरकार द्वारा ही बनते हैं, इसलिए FM मार्क्स ने कहा है संगठन एक ऐसा ढांचा है जिसका विकास सरकार के प्रमुख और उसके प्रशासनिक सहायकों को सौंपे गए कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। औपचारिक संगठन के इन विशेषताओं के बाद इसके कुछ लाभ हैं। इसके माध्यम से हम लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हर कर्मचारी के अधिकार निश्चित होते हैं तो समन्वय प्रक्रिया भी आसान बन जाती है। पक्षपात की भावना समाप्त होती है। औपचारिक नियमों को विशेष महत्व दिया जाता है। कानूनी आधार, स्पष्ट कार्य और स्थायित्व होने के कारण निश्चितता बनी रहती है। मनुष्य, मशीन, सामग्री, वित्त का प्रयोग सही तरीके से किया जाता है। संगठन के कार्य जल्दी होते हैं, लेकिन कुछ इसकी हानियां भी हैं औपचारिक संगठनों की। स्टूडेंट्स, वो हानियां हैं औपचारिक संगठन में मानवीय महत्व को भुलाया जाता है, यानी मानवीय संवेदनाएं खत्म होती चली जाती हैं। इन संगठनों में मशीनी स्वभाव अपनाने के कारण प्रेरणाएं और नए नए नवाचारों का दम घुटता है। इन संगठनों में नौकरशाही के दोष बढ़ते चले जाते हैं। औपचारिक संरचना और नियम व्यवस्था संचार प्रणाली में बाधा होती है। अधिकांश लोग सत्ता का प्रयोग व्यक्तिगत हितों में करते हैं। इन संगठनों में उच्च, मध्य और निम्न स्तरीय कर्मचारियों के बीच असहयोग की भावना बनी रहती है। कई बार नियम, अधिकार और दायित्वों के कारण कोई भी कर्मचारी झुकने को तैयार नहीं होता। संघर्ष भी बढ़ने की संभावना रहती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करेंगे अनौपचारिक संगठन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।